हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल का चैप्टर 3 डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस रिटन बाय A.R. विलियम्स रीड करेंगे। इस चैप्टर में टट नाम के एक टीनेजर किंग के जीवन और मृत्यु की मिस्ट्री को बताया गया है कि किस तरह से उनको दफनाया गया और जो उनके साथ चीजें मिली उन सबसे अनेक उनके राजवंश के पावरफुल होने का पता चलता है। जैसे जैसे समय बदलता गया, टट के जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर ज्यादा ध्यान दिया गया और इस शक में कि टट ने आत्महत्या की या उनके साथ क्या हुआ होगा, उनका सीटी स्कैन किया गया। जो बातें सामने निकल कर आई वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। He was just a teenager when he died। यहाँ पर टट का जिक्र किया गया है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो वे केवल एक टीनेजर थे। द लास्ट आयर ऑफ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। और उनका जो राजवंश था वो बहुत ही पावरफुल फैमिली था और जो कई सदियों से इजिप्ट पर शासन करता आ रहा था। He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten। और जब टट की मृत्यु हुई तो उन्हें सोने से लादकर भुला दिया गया। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility। और 1922 में जब उनके मकबरे की खोज की तो जो मॉडर्न वर्ल्ड है आज इस चीज में ये एक खोज करने में लगा हुआ है कि उनके साथ क्या हुआ होगा और शायद उनकी हत्या की गई हो। Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pharaoh। और जब 80 सालों में पहली बार टट को निकाला गया तो उन्हें सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया, यह जानने के लिए कि उनके जीवन और मृत्यु के बीच में जो फॉरेंसिक वैज्ञानिक आंकड़े हैं उनसे ये अंदाजा लगाया जा सके कि वहां पर मिस्र के जो सम्राट हैं, जो टट हैं, उनके साथ क्या हुआ होगा। An angry wind stirred up ghostly dust devil as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings। अब जो इजिप्टियन की सिमेट्री थे वहां का कब्रिस्तान था वो वैली ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता था। और जब टट को निकाला जा रहा था तो जो हवा थी वो बहुत तेज हो गई थी, बिल्कुल एक घोस्ट की तरह बिहेव कर रही थी। डार्क बेलियड क्लाउड्स हैड स्कर्टेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे। और पूरे दिन आकाश में काले बादल छाए रहे और जो भूरे रंग के जो बादल थे उन्होंने तारों को बिल्कुल ढक लिया था। इट वॉज 6 PM on 5th January 2005 और यह शाम के 6 बजे 5 जनवरी 2005 का समय था। The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। और संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी किसकी मम्मी? टट की। टट की मम्मी का जो चमकीला सिर था पहली बार सिटी स्कैनर में यानी कि उसको रखा और इस युवा सम्राट के जीवन के रहस्य को जानने के लिए कि उनके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, इसको जानने के लिए उनका सिटी स्कैन किया गया जो कि 3,300 साल पहले मर चुके थे। All afternoon, the usual line of tourists from around the world has descended into the cramped, rock-cut tomb, some 26 feet underground, to pay their respect। और पूरी दोपहर के बाद पूरी लाइन में जो पूरे संसार के जो टूरिस्ट उनको देखने के लिए आए हुए थे वो 26 फीट अंडरग्राउंड में नीचे उतरे और अपने रिस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान के लिए वो वहां पर खड़े हुए थे। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's glided face। और वे उस मकबरे की बनी हुई दीवारों को देख रहे थे और जो उसके ऊपर आकृतियां बनी हुई है और साथ साथ टट के चमकते हुए चेहरे को भी। The most striking feature of his mummy shaped outer coffin lid। और जो कि उनके कॉफिन लिड के यानी कि जो उनके ताबूत का ढक्कन बना हुआ था, जो कि एक विशेषता ये थी, क्या विशेषता थी कि बिल्कुल वो पूरे सोने से बने हुए थे। Some visitors
रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर। कुछ लोग तो वहां पर गाइड बुक्स पढ़ रहे थे, धीरे धीरे पढ़ रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और दूसरे शांत खड़े थे। परहैप्स पॉन्डिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, और शायद ये सोच रहे थे कि टट की मृत्यु समय से पहले हुई और कैसे हुई, तो वो ये सोचकर शांत थे। और वॉन्डिंग विद ए शिवर ऑफ इफ द फराउज कर्स, और आपस में बोल रहे थे कि ये सोच रहे थे कि शायद फराव के ऊपर किसी श्राप का भी असर हो। डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वाज रियली ट्रू, और ऐसा जो भी हुआ है, क्या वो एक श्राप के कारण हुआ था या अभिशाप था, और क्या वास्तव में वह सच था। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1922, said Jai Hawaz, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. अब जाही हवाज जो कि सेक्रेटरी जनरल थे इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज के, जब वो पहली बार बॉडी के ऊपर यानी कि टट की बॉडी के ऊपर झुके देखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि कार्टर ने जो 1920s में किया था कि उसके कारण जो मम्मी है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। कार्टर हावर्ड कार्टर दैट is was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching। और हावर्ड कार्टर जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1922 में टट के मकबरे की खोज की थी, यानी कि बहुत सारी खोज करने के बाद, और यानी कि वो हर खोज में असफल, काफी सालों से वो असफल हो जाते थे, फेल हो जाते थे, और उन्होंने 1922 में इस मकबरे की खोज की। इट्स contents to hastily ransacked in antiquity were surprisingly complete, और जो भी उन्होंने देखा, जो उसके साथ में चीजें थी, जो ऐसा लग रहा था कि उस समय में लूट ली गई होंगी, लेकिन यह आश्चर्य देखकर हुआ कि सब कुछ कंप्लीट था, कुछ भी नहीं खोया था। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend। और जो भी चीजें, जो भी कलेक्शन था, वो एक फराउज के यानी कि उनके राजवंश के एक संग्रह था, और उन्हें देखकर ये लगता था कि वे राजवंशी चीजें हैं। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, और जो कि सभी चीजें सोने की बनी हुई थी। देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी destruction caused and sensation at the time of the discovery and still get the most attention। और उस समय में यानी कि वह ये मानते थे कि जो उनके साथ ये धन है वह जाता है, ऐसा वो विश्वास करते थे। But it was also buried with everyday things he had want to in art life, और इसीलिए टट के साथ भी उन्होंने मृत्यु के समय ये सब चीजें रखी कि उन्हें जीवन के बाद भी इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे बोर्ड गेम, शतरंज, ब्रॉन्ज रेजर, कांसे का उस्तरा, लिनेन गारमेंट्स, केस ऑफ फूड एंड वाइन, और खाने के भी पैकेट और शराब भी। उन्हें वे ये मानते थे कि शायद जीवन के बाद भी उन्हें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फराउज Finry's treasure, Carter began investigating his 3 nested coffins। और कई महीनों के यानी कि रिकॉर्ड को इन्वेस्टिगेट करने के बाद, जो कि फिनरी यानी कि कब्र के साथ जो भी खजाना मिला था, जो भी चीजें मिली थी, उनका इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्होंने कार्टर देखा कि उन्हें 3 कॉफिन यानी कि 3 ताबूत मिले। ओपनिंग द फर्स्ट, और जब उन्होंने पहले ताबूत को खोला, he found a shroud adorned with garlands ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, और उन्हें एक कफन मिला जिसके ऊपर जो कि विलो और जैतून की पत्तियों से उसको सजा रखा था। वाइल्ड क्लियरली, जंगली अजवाइन, लोटस पीटल, कमल की पंखुड़ियां एंड कॉर्नफ्लावर्स, और मक्का के फूल। द फेडेड एविडेंस ऑफ ए ब्रिल इन मार्च और अप्रैल, और ऐसा लग रहा था कि उस बॉडी को मार्च या अप्रैल के समय में दफनाया गया होगा। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द ममी दो ही रैन इनटू ट्रबल, और जब वे मम्मी के अंतिम समय तक पहुंचे, लास्ट तक पहुंचे, तो वे थोड़ी परेशान हो गए। ये सोचकर उनके सामने थोड़ी परेशानी आई। द रिचुअल रेजेंस हैड हार्डन, जो भी पदार्थ, चिकना पदार्थ था जो मम्मी के ऊपर लगा हुआ था, वह सख्त हो चुका था। सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और टट का जो गोल्ड कॉफिन बना हुआ था, उसकी तली से टट की बॉडी जो थी बिल्कुल पूरी तरह से चिपक गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, और किसी भी तरीके से उससे अलग नहीं किया जा सकता था। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, और कार्टर ने अपनी रिपोर्ट में बाद में लिखा कि क्या किया जा
सकता है। द सन कैन बी डाउन लाइक a hammer this far south in Egypt and Carter tried to use it to loosen the resins। और उनका मानना था कि केवल जो सूरज की किरणें हैं, गर्मी है, वे ही इस चीज को, इस पदार्थ को पिघलाकर अलग कर सकती हैं। For several hours he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। और कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए उन्होंने उस मम्मी को बाहर धूप में रख दिया, जो कि 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर। उन्हें उम्मीद थी कि शायद ये पदार्थ पिघल जाएगा। नथिंग बर्स्ट, परंतु कुछ भी हिला डुला नहीं। He reported with scientific detachment that the concealed material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। और उन्होंने बाद में यह बताया कि इससे पहले कि जो मम्मी के जो बॉडी पार्ट्स थे उनको हम उठा सकते थे, लेकिन जो उसका जमा हुआ पदार्थ था उसके पूरे पार्ट जो थे चिपक गए थे, उन्हें छेनी मारकर अलग करना पड़ा। इन हिज डिफेंस कार्टर हैड लिटिल चॉइस। अपने बचाव में कार्टर के पास कोई भी चारा नहीं था, यानी कि वो कुछ कह सके। इफ ही हैड कट द मम्मी फ्री, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। यदि वह मम्मी को इसी तरीके से छोड़ते हैं तो उन्हें ये उम्मीद थी कि जो चोर हैं वो गार्ड्स को धोखा देकर पूरे सोने को, गोल्ड को लूट कर ले जाएंगे। इन टट्स टाइम द रॉयल वर फेबुलसली वेल्दी। और टट के टाइम में जो उनका राजवंश था वो बहुत अमीर हुआ करता था, उनका घराना बहुत अमीर हुआ करता था। एंड दे थॉट और होप्ड, और वे ऐसा सोचा करते थे और उम्मीद रखते थे, दे कुड टेक दियर रिचेस विद देम, कि वे अपने साथ साथ इस धन को भी ले जाएंगे। फॉर हिज जर्नी टू ग्रेट बियॉन्ड किंग टट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स। और इसी चीज की उम्मीद में इसी यात्रा के दौरान टट को भी ये सब चीजें दी गई, उनके साथ रखी गई। प्रीशियस कॉलर्स, कीमती हार, इनलेड नेकलेस, जड़े हुए हार एंड ब्रेसलेट, कंगन, रिंग्स, अंगूठियां, अमुलेट्स, ताबीज एंड क्रीमोनियल एप्रन, और पारंपरिक अंगोछे, सैंडल्स, सीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, यानी कि उनकी फिंगर्स और टोज के लिए म्यान। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क आर ऑफ प्योर गोल्ड। और पूरी तरह से जो उनका कॉफिन था, ताबूत था, यहाँ तक कि उनका मुखौटा भी पूरा शुद्ध सोने का बना हुआ था। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एब्डोमेंट्स, कार्टर मैन रिमूव द मम्मी हेड एंड severed nearly every major joint। और टट की बॉडी पार्ट को अलग करने के लिए कार्टर के आदमियों ने जो मम्मी का हेड है और जो उनके पार्ट्स हैं उनको हर जॉइंट से अलग कर दिया। Once they had finished, they resembled the remains on the layer of sand in wooden box with padding that concealed the damage the bed where Tut now rest। और जब उन्होंने इस काम को खत्म कर लिया तो उन्होंने एक लकड़ी का ताबूत में रेत की परतों को डाला, जिससे कि जो टूट फूट थी वह ढक जाए और किसी को पता नहीं चले। और यही उसका बिस्तर था, टट का बिस्तर था, जहाँ पर वह आराम करता है। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंटली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। और सदियों से, यानी कि आने वाले दशकों में आर्कियोलॉजी जो है बहुत बदल गया है। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death। और वह यानी कि आर्कियोलॉजी खजाने पर कम और ज्यादा से ज्यादा जीवन और मृत्यु के जो मिस्ट्रीज हैं उन पर ज्यादा उनका फोकस हो गया है। इट इज आल्सो यूजेस मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टूल्स। और वे सोफिस्टिकेटेड टूल्स का यूज करने लगे हैं, यहाँ तक कि इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी। इन 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर डिस्कवरी, an autonomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing। In 1968 में 40 वर्ष बाद, यानी कि कार्टर ने यह डिस्कवर किया। कार्टर के डिस्कवर करने के बाद एक एटोनॉमी प्रोफेसर यानी कि शरीर की जो भी जांच पड़ताल करते हैं उन्हें एटोनॉमी बोला जाता है। उन्होंने एक्सरे किया मम्मी का और चौंका देने वाली बात जो सामने आई कि जो टट की यानी कि जो चेस्ट, उनकी जो चेस्ट है और ब्रेस्ट बोन है यानी कि पसलियां हैं और जो छाती की हड्डियां हैं, वहां से जो चिकना पदार्थ था वो गायब था।
टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और आज जो है तट को सिटी स्कैन के लिए लाया जा सकता है और सिटी बाय विच 100 of X-rays in cross section are put together like slice of bread to create a 3-dimensional virtual body। और जो उनकी बाय विच 100 X-rays यानी कि सैकड़ों जो एक्सरे की किरणें हैं वो एक दूसरे को क्रॉस सेक्शन में काटती हुई ऐसे टुकड़ों में जैसे ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े 3D में पूरी वर्चुअल बॉडी को शो कर रहे हैं। What more would a CT scan reveal of TUT than the X-ray कि जो TUT के एक्सरे या CT स्कैन किया गया है उससे क्या आंकड़े निकलकर सामने आएंगे। And could it answer 2 of the biggest question still lingering about him। और यही उन प्रश्नों के जवाब होंगे जो कि आज सबके मन में उठ रहे हैं। How did he die कि वह कैसे मरा, and how old was he at the time of his death और अपनी मृत्यु के समय उसकी उम्र क्या थी। King Tut's demise was a big event even by royal standards और रॉयल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो टट्स की मृत्यु थी वो भी एक शाही अंदाज में थी यानी कि शाही घटना थी। He was the last of his family line वह अपनी फैमिली का अंतिम वंशज था and his funeral was the death rattle of a dynasty but the particulars of his passing away and aftermath are unclear। और जो उनका अंतिम समय था उसका दाह संस्कार भी एक साम्राज्य की मृत्यु पर शोर था यानी कि चारों तरफ उसके बारे में यानी कि बातें बन रही थी, लेकिन उनके मरने के बाद इनके जो क्या हुआ उनके साथ और कैसे हुआ इनके मरने के बाद जो था सब एक मिस्ट्री बनकर रह गया। एमेनहॉटेप थर्ड टट्स फादर और ग्रैंडफादर। एमेनहॉटेप जो थे वो या तो टट के पिता हो सकते हैं यानी कि दादाजी हो सकते हैं। वॉज ए पावरफुल फराओ वो एक पावरफुल सम्राट थे हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades एट द एज ऑफ 18 डायनेस्टी गोल्डन एज जिन्होंने 18वीं शताब्दी के 4 दशकों तक इस गोल्डन एज में शासन किया। हिज सन एमेनहॉटेप IV सक्सीडेड हिम एंड initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt। इसके बाद उनका बेटा अमेनहॉटेप IV उनके बाद उत्तराधिकारी बना और प्राचीन मिस्र में यानी कि इतिहास में जो उन्होंने अपने यानी कि अद्भुत कालों की यानी कि मिस्ट्रीज चीजों की शुरुआत की। द न्यू फराउज प्रोमेटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन और तब इन फराव ने यानी कि एटेन की पूजा को प्रोत्साहित किया। The sun disk changed his name to अखनेटन और सर्वेंट ऑफ द एटेन और तब इन्होंने अपना नाम अखनेटन यानी कि बदल लिया और जो कि एटेन के यानी कि एटेन के सेवक एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ द थेव्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखनेटन और तब पुरानी धार्मिक राजधानी को जो कि उनकी धार्मिक राजधानी थी उसको थेव्स से बदलकर नए शहर अखनेटन के नाम में बदल दिया। नोन नाउ एज अमराना जो कि अब अमारना के नाम से जानी जाती है। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग आमून अ मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स और तब उन्होंने गांव जो कि देश के लोग थे उन्हें एक परेशान किया जो आमून देवता थे उनका अपमान करके और जो वहां पर जो उनके राज्य में मंदिर बने हुए थे उनको सबको तुड़वा दिए। It must have been the horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago Research Center of Luxor, the site of ancient thieves। और जो प्राचीन थीव्स के यानी कि एंसाइंट थीव्स के रे जॉनसन जो कि डायरेक्टर थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर के लग्जर में उन्होंने ये कहा कि ये वहां के लोगों के लिए ये समय बहुत ही हॉरिफिक यानी कि बहुत ही भयानक समय रहा होगा। The family that had ruled for centuries was coming to an end and Akhenaten went a little wacky। और वह परिवार जो कि कई सदियों से शासन करता आया है अब उस परिवार का खत्म होना शुरू हो गया था और अखनेटन इस समय थोड़ा सा पागल भी हो गया था। After Akhenaten's death, a mysterious ruler named समन खकरे appeared briefly and excited with hardly a trace। और अखनेटन की मृत्यु के बाद यानी कि एक रहस्यपूर्ण जो शासक है वह उभर कर आया जिसका नाम समन खकरे था
और वह बिना कुछ यानी कि किए हुए बिना जाने ही वह भी गायब हो गया। एंड देन ए वेरी यंग टटनखाटेन टुक द थ्रोन, और तब यंग टटनखाटेन ने जो है सिंहासन को संभाला। किंग टट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, और राजा टट के नाम से उन्हें आज जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टटन खामून, और तब उन्होंने बालक राजा ने यानी कि जो अपना नाम था वो टटन खामून के नाम से चेंज कर लिया। लिविंग इमेज ऑफ आमून, यानी कि अमन की जीवित मूर्ति। एंड ओवरसा ए रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज टू रेन फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और तब उन्होंने पूरी तरह से अपनी वही चीजें स्थापित करनी शुरू कर दी जो कि उनके पहले समय में हुआ करती थी, और ऐसा करने में उन्होंने लगभग 9 सालों तक राज्य किया। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, उनकी जो फेम है और उनके भाग्य को बिना सोचे समझे यानी कि बिना ध्यान दिए हुए ही टट इज द वन ममी अमोंग मैनी इन इजिप्ट, और टट की जो मम्मी थी वह इजिप्ट में से एक थी, यानी कि वहां पर मम्मियां बहुत सारी होती हैं और उन मम्मियों में से भी टट की मम्मी जो थी वो एक थी। हाउ मैनी कितनी होंगी, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। द इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन टू इन्वेंट्री in late 2003 has recorded almost 600 so far and is still counting। और उस समय ये जो इजिप्टियन मम्मी के प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जब खोज की गई 2003 में, तो जो उनके रिकॉर्डेड थे तो वो 600 के करीब मम्मी थी और अभी भी उनकी काउंटिंग चल रही थी। द नेक्स्ट फेज, अगला कदम, स्कैनिंग द ममीज विद ए पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस इट मैन्युफैक्चरर। और अगला कदम जो था मम्मियों की स्कैनिंग उस पोर्टेबल सिटी मशीन से करना जिसे नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और इसके डायरेक्टर सिमेंस द्वारा दान में दी गई थी। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग लीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। और जो राजा टट है उन पहली मम्मी है जिसे जीवन और मृत्यु दोनों में स्कैन किया गया और अपने देशवासियों के आगे ऐसा लग रहा था कि उनके जो तथ्य हैं वो सामने आ रहे हों। अ सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो। अब जो सिटी स्कैन मशीन थी उन्होंने मम्मी के जो स्कैन किया वो हेड से टो तक किया, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। और लगभग 1700 डिजिटल एक्सरे यानी कि जो रेज थी वो क्रॉस सेक्शन में उभर रही थी, शो हो रही थी। टट्स हैड स्कैन्ड इन 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, text on every detail in the resulting image। और जो टट के हेड का जो स्कैन किया गया वो 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टुकड़ों में किया गया, जिससे कि जो उनके और ज्यादा से ज्यादा जांच पड़ताल की जा सके और जो सामने रिजल्ट उभर कर आए वो क्या आए। विद टट इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट्स इन रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक एंड एटोनॉमी बिगेन टू प्रॉब द सीक्रेट दैट द विंग्ड गॉडेसेस ऑफ द गाइल्डेड बरेल श्रेन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। और टट की जब पूरी बॉडी यानी कि उनकी जो जांच पड़ताल सिटी स्कैन किया गया तो जो टीम वहां पर मौजूद थी उन्होंने सबने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी और सोने से जड़ित कब्र की पंखों वाली देवी इतने समय से यानी कि इस पर नजर रखे हुए थी, बचा रखा था यानी कि रक्षा कर रही थी, वे सभी सोच रहे थे। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स। और रात के समय स्कैन की रात को जो कि वहां पर लोग थे वो टट की मम्मी को उसकी कब्र से उसके बॉक्स में ले गए। लाइक pall bearers they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer, then held the scanner। तब वे ताबूत को ले जाने वाले एक ढलान पर यानी कि रैंप पर आए और फिर सीढ़ियां चढ़कर बाहर आए जो कि चक्कर खाती हुई थी, गोल गोल बनी हुई थी। और तब एक हाइड्रोलिक
लिफ्ट के द्वारा उस ट्रेलर में गए जहां पर स्कैनर रखा हुआ था। 20 मिनट्स लेटर 2 men emerged। 20 मिनट के बाद 2 आदमी दिखाई दिए। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, और पास में ऑफिस में भाग कर गए। एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और जब आए तो उनके हाथों में 2 प्लास्टिक फैंस थे। द $1 million स्कैनर हैड क्वाइट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन, क्योंकि जो $1 million का यानी कि इतना कीमती जो स्कैनर था वह रेत भर जाने के कारण यानी कि वो शांत हो गया था, ठंडा हो गया था। कर्स ऑफ द फराओ जोक्ड ए गार्ड नर्वसली। एक गार्ड ने नर्वसली जोक किया कि ये फराओ का श्राप है, यानी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ठंडा करने वाले जो पंखों में जो रेत थी वो भर गई थी और उससे जो स्कैनर था वो खराब हो गया था। Eventually the substitute fans worked well enough to finish the procedure। और जब तक काम खत्म नहीं हुआ पंखों ने अपना काम जारी रखा। After checking no data had been lost, the technician turned tut over to the workman who carried him back to his tomb। और यह देखने के बाद कि कोई भी डाटा खोया नहीं है तो जो टेक्नीशियन थे उन्होंने वर्कमैन को वहां पर जो मौजूद थे उन्हें टट की मम्मी को सौंप दिया कि वह उसे उसके टॉम में लेकर वापस चले जाएं। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the Findri priestess has laid him so long ago। और जब वे उसे वापस लेकर आए मकबरे में तो उन्होंने उसे ताबूत से बाहर निकाला और 3 घंटे से भी कम समय में यानी कि फराओ ने दोबारा से शांति से वहीं पर आराम किया जहां पर उस समय जब टट को पहली बार दफनाया गया था, जहां पे वो प्रिस्टेस ने उनको लिटाया था, वहीं पर उन्होंने आराम किया। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेज ऑफ टट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। और वापस आकर ट्रेलर में एक टेक्नीशियन ने अजीब सी यानी कि बात बताई और उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो इमेजेस दिखाई वो अलग तरीके थी। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सेल्स एंड टेक्नीशियंस स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। और कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर ग्रे हेड यानी कि जो इमेज थी वो कई टुकड़ों में उभर कर सामने आ रही थी और जो टेक्नीशियन थे वहां पर वे उसको अलट पलट कर देख रहे थे, यानी कि इधर उधर की हर तरह डायरेक्शन से देख रहे थे। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एटोनॉमिक क्लास। और जो नेक वर्टिब्रे थी वो बिल्कुल ऐसे क्लियर नजर आ रही थी जैसे किसी एटोनॉमिक क्लास में हो। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज एंड अ ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल। और इसके साथ साथ गर्दन की रीढ़ की हड्डी भी दिखाई दी, यानी कि और दूसरे जो इमेजेस थी जैसे हाथ, पसलियों का ढांचा और जो स्कल है उसके मिडिल पार्ट, ये सब चीजें नजर आ रही थी। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ। परंतु जो प्रेशर था वो अब खत्म हो चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाई हवाज स्माइल्ड। और जाई हवाज अपनी सीट पर यानी कि चेयर पर पीछे बैठते हुए स्माइल करते हैं। विजिबली रिवील्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। और कहते हैं कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर ए सेकेंड ही सेड। और उन्होंने कहा कि वो पिछली रातों से काफी समय से नहीं सो पाए हैं। ही सेड आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। और वो कहते हैं कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब बिल्कुल सब कुछ सही है और अब मैं जाऊंगा और सोऊंगा। By the time we left the trailer descending metal stairs to the sandy ground, the wind has stopped। और समय से हमने ट्रेलर को छोड़ दिया और हम मेटल स्टेयर्स के जरिए जो है बाहर सैंडी ग्राउंड में आए तो द विंड हैज स्टॉप्ड। वहां पर जो विंड थी वो रुक चुकी थी। द विंटर एरी ले कोल्ड एंड स्टिल। जो ठंडी हवा थी वो बिल्कुल शांत हो गई थी। लाइक डेथ इटसेल्फ इन द वैली ऑफ द डिपार्टेड। और जब हमने उस वैली को, यानी कि कौन सी वैली थी, वो कब्रिस्तान था, वो जब हमने उसे छोड़ा यानी कि
बिल्कुल वहां पर चारों तरफ शांति हो चुकी थी। जस्ट अबाउट द एंट्रेंस ऑफ द टट स्टॉर्म स्टूड ओरियन, द constellations that the ancient Egyptians knew as the soul of Odysseus, the god of the afterlife, watching over the boy king। और जो तट का मकबरा बना हुआ था, उसके जो डोर बना हुआ था, उस वहां पर ओरियन की जो मूर्ति बनी हुई थी मुख्य द्वार पर। और ऐसा माना जाता था, इजिप्टियंस का ऐसा मानना था कि यह जो देवता है वह तट की यानी कि मृत्यु के बाद भी इनकी रक्षा करेंगे और इनको देखते रहेंगे।